माँ ने सबक सिखाया। नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हो? चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। शहर से थोड़ी दूरी पर एक वृद्धाश्रम है, जहाँ पर घर के अपने ही स्वजनों से उपेक्षित कई वृद्धों एक दूसरे के सहारे जीवन संध्या के दिन काट रहे हैं। ये वृद्धाश्रम के बाहर अपनी ही आयु की अन्य स्त्रियों के साथ धूप में बैठकर कमलाबेन बातें कर रही थी। तब वहाँ बगल में रहने वाली शमाबेन ने कहा कि कमलाबेन, आप भाग्यशाली हैं कि आपका बेटा और बहू बहुत अच्छे हैं। पता नहीं आप यहाँ क्यों आए हैं। आपकी बहू और बेटा आपको लेने आया था, फिर भी आप उनके साथ नहीं गई। लेकिन मेरी किस्मत को देखो, मेरा बेटा और बहू मुझे लेने के लिए आने से तो बहुत दूर, लेकिन कभी मिलने भी नहीं आए। मगर कमलाबेन कुछ कहे इससे पहले रतन भाई बोले कि आपका बेटा और बहू आपको लेने फिर आए हैं। मगर बेटा और बहू का नाम लेते ही कमलाबेन झुंझलाकर गुस्से होकर वहां से चली गई। ये देखकर वहां बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि कमलाबेन कैसी माँ है। उसका बेटा और बहू मिलने के लिए आए तो वह मिलने के बजाय अपने कमरे में चली गई। अब उनका बेटा और बहू भी वृद्धाश्रम के अंदर आ गए। वे सीधे प्रबंधक के पास गए। इसलिए जब प्रबंधक अपने साथ कमलाबेन से मिलने आया तो कमलाबेन ने अपना कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अंदर बैठ गई। तो प्रबंधक श्री ने कहा कि दरवाजा खोलें, आपका बेटा आपको देखने आया है। फिर भी कमलाबेन ने दरवाजा तो नहीं खोला और मिलने से ही इनकार कर दिया। लेकिन प्रबंधक की बहुत विनती के बाद कमलाबेन ने दरवाजा खोला। फिर उसका बेटा और बेटा उससे मिलने के लिए कमरे में गए और प्रबंधक बाहर बैठ गया। जैसे ही उसका बेटा कमरे के अंदर गया, उसके बेटे ने कहा, माँ क्या हुआ? तुम हमारे साथ नहीं आना चाहती हो? अब तो आपका पोता भी आ गया है, उसे आपकी बहुत जरूरत है। अगर पोते को दादी का प्यार और स्नेह नहीं मिलता है तो आप उसके साथ अन्याय कर रही हैं। क्या आप यह नहीं जानती? अब शहर का विकास गांव तक पहुंच चुका है और जमीन की दर करोड़ों हो गई है। बेटे और बहू के इन शब्दों को सुनकर कमलाबेन ने उनके इरादे और प्रलोभन को समझ लिया कि उनका बेटा और बहू उन्हें क्यों ले जाना चाहते हैं। उनको अपने बेटे और बहू पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह चुप ही रही। कमरे का माहौल काफी शांत हो गया। तो प्रबंधक अंदर आया और कमलाबेन से पूछा, क्या हुआ? आपने आखिरकार क्या तय किया? तो कमलाबेन की बहू ने कहा, पता नहीं माँ जी को क्या हुआ, वह कुछ भी नहीं बोल रही है। हाँ या ना भी नहीं। इस प्रकार बेटा और बहू बोलने ही जा रहे थे, लेकिन कमलाबेन कुछ भी कहे बिना चुपचाप बैठ रही थी। अंत में बेटा और बहू बाहर आए और कार में बैठकर चले गए। उनके जाने के बाद भी कमलाबेन के चेहरे पर कोई गुस्सा या निराशा नहीं थी, वह चुपचाप ही बैठी थी। तो प्रबंधक ने कहा, माँ जी एक बात निश्चित है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपका बेटा और बहू, जो अक्सर आपको इस समय घर ले जाने के लिए आते हैं और आप हर बार जाने से मना कर देती हैं। अन्यथा आप अन्य लोगों को बुढ़ापे में देखते हैं कि किसी के बेटे और बहू किसी भी दिन उन्हें मिलने के लिए नहीं आते हैं। आपके बेटे और बहू आपको पिछले 3 महीनों से 3 से 4 बार समझाने की कोशिश की है और आपको घर ले जाने के लिए भावुक भी हुए, लेकिन एक आप है कि जाना ही नहीं चाहती। इस तरह के एक बेटे और बहू तो भाग्यशाली को ही प्राप्त होते हैं, अन्यथा इस वृद्धाश्रम में ही शमा आंटी को देखते हैं। वो हर दिन अपने पोते पोतियों को कितना याद करती है और हर दिन रोते हुए वह भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके बेटे और बहू उन्हें घर पर ले जाए। वे अपने बेटे और बहू के साथ घर पर रहना चाहती हैं। और एक आप हैं जो बेटे और बहू की इतनी विनती के बाद भी उनके साथ घर जाने के लिए तैयार नहीं है। तब कमलाबेन कुर्सी से उठ गई और प्रबंधक साहब को बताया कि उसका घर अब यह वृद्धावस्था ही है, अब उसे कोई और घर नहीं जाना है, और कहा कि मैं इस बुढ़ापे में अंतिम सांस तक यही रहूंगी। यदि आप मुझे रखना पसंद नहीं करते हैं तो मैं कोई और वृद्धावस्था में जाऊंगी, लेकिन अब मैं अपने बेटे और बहू के साथ कभी घर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर प्रबंधक साहब गंभीर हो गए और कहा, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था कि आप वृद्धाश्रम को छोड़ दो। मेरा वृद्धाश्रम केवल बुजुर्गों और परित्यक्त के लिए ही है, जिसकी मैं सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे गलत मत समझो। मैं तो आपके बेटे और बहू की अच्छी प्रकृति को देखकर यह कह रहा था। यदि आप चाहते हैं तो आप चाहे तब तक यहाँ रह सकती हैं। मैं आपको अपने बेटे और बहू के साथ जाने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। यदि आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। प्रबंधक साहब ने अपने हाथ जोड़कर कहा। तो कमलाबेन ने कहा, साहब इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप मुझे वही बता रहे हैं जो अपनी आंखों से देख रहे हो, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और है जिससे आप सभी अनजान हैं। तो
प्रबंधक ने कहा, आप वास्तव में क्या कहना चाहती हैं? तब कमलाबेन ने कहा, कुछ भी नहीं बेटा, मैं ऐसे ही कह रही थी। ऐसा कहते हुए कमलाबेन उठकर चली गई। समय अपनी गति से गुजर रहा तो कुछ दिनों के बाद कमलाबेन का बेटा और बहू फिर से वृद्धाश्रम में आए और मैनेजर के पास गए और मैनेजर से अनुरोध किया कि वे अपनी मां से मिलने के लिए उनके साथ आएं। प्रबंधक ने देखा कि बहू के हाथ में एक बड़ा बॉक्स था, तो प्रबंधक साहब ने बहू से पूछा, इस बॉक्स में क्या है? तब बहू ने कहा, अरे आज मेरी और मेरी सास का जन्मदिन है, इसलिए मैं ये केक लाई हूँ। मेरी सास हमारे साथ घर आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हम वृद्धाश्रम में आकर केक काटकर उनके साथ ही जन्मदिन मनाएंगे। तो प्रबंधक ने कहा, मैं एक बार माँ जी से पूछ लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो इस बार कमलाबेन का बेटा और बहू अपने 6 महीने के बेटे को भी साथ में लाए थे। प्रबंधक कमलाबेन के कमरे में मिलने गए और कहा, माँ जी, आपके बेटा और बहू आपका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आए हैं। तो तुरंत कमलाबेन ने अपने बेटा और बहू से मिलने से इनकार कर दिया और आखिरी बार की तरह उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। तो कमलाबेन की बहू सास से मिलने पर जोर दे रही थी कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी सास के साथ अपना जन्मदिन केक काटकर मनाने के बाद ही घर जाऊंगी। अब वृद्धाश्रम में रहने वाले अन्य बुजुर्गों भी महसूस करने लगे कि कमलाबेन का बेटा और बहू वास्तव में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कमलाबेन ही बहुत जिद्दी है और इसके अंदर कोई दयालुता नहीं है। वे पत्थर दिल की हैं। जब बेटा और बहू इतनी आग्रह प्रार्थना करते हैं तो उन्हें उनके साथ घर चले ही जाना चाहिए ना। क्यों बेकार में इतना आग्रह करवा रही हैं? अगर हमारा बेटा और बहू हमें लेने के लिए आते तो हम बहुत खुश होकर घर चले जाते। तब उनमें से किसी एक ने कहा कि वो ऐसी एक माँ है जो अपने बेटे को बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर कर रही है। तो किसी और ने कहा, कमलाबेन तो अपने छोटे पोते को देखना भी नहीं चाहती। पता नहीं वो कैसी दादी है जो अपने परिवार से दूर भाग रही हैं। कमलाबेन अपने बारे में इस तरह के नकारात्मक और बेवजह चीजों को सुनकर कमरे से बाहर आए और बहू के हाथ में जो केक का बॉक्स था वो खींचकर बाहर फेंक दिया और बहुत गुस्से में प्रबंधक साहिबा को बोली, मैंने आपको पहले से ही मना कर दिया था कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, तो ये लोग यहाँ आकर मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं? मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरे पति के जाने के बाद न तो कोई मेरा बेटा है और न ही पोता। अब इस दुनिया में मेरा कह शकूं ऐसा कोई भी नहीं है। प्रबंधक साहेब उन दोनों को बता दे कि अब के बाद में वो मुझसे मिलने के लिए कभी भी यहाँ न आएंगे। ये सुनकर प्रबंधक साहेब ने इस बार कमलाबेन का वर्तन कुछ अजीब सा महसूस किया और कमलाबेन से नाराज होकर कहा, माँ जी, आप इस बुढ़ापे में इतना अहंकार लेके क्यों बैठी हैं? आपके साथ ऐसा क्या हुआ है कि आप अपने बेटा और बहू से इतनी ज्यादा नाराज और नफरत करती हैं? यहाँ हर कोई देख रहा है कि आपका बेटा और बहू कितने अच्छे हैं, जो चंद दिन याद करते हुए पोते के साथ आपका और अपना जन्मदिन मनाने यहाँ आए हैं। ये तो बच्चे हैं, मान लीजिए कि बच्चों ने कुछ गलती की होगी, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, इसलिए आपको एक बड़ा दिल बनाकर उन्हें माफ कर देना चाहिए। तब कमलाबेन ने अपने बेटा और बहू की ओर देखा और कहा, आप लोगों यहाँ से चले जाओ और फिर कभी यहाँ नहीं आना और अपना मुंह भी मत दिखाना। कमलाबेन को गुस्से में देखकर उनके बेटे और बहू को लगा कि अगर हम यहाँ अधिक समय तक रुकेंगे तो कदाचन माँ उनकी पोल खोल देगी, इसलिए वो उदास चेहरा बनाकर चले गए। लेकिन आज कमलाबेन चुप नहीं बैठी, क्योंकि उनका बेटा और बहू अक्सर यहाँ आकर उन्हें परेशान किया करते थे और लोग सच्चाई को जाने बिना ही उनके बारे में झूठ बोल रहे थे। अपने पति की मृत्यु के बाद उसने पिछले 3 वर्षों से खुद को कैसे संभाला है और उन्होंने अपने पति का घर क्यों छोड़ा, कैसे एक वृद्धाश्रम में अपने आप को स्थापित किया, वो उसके सिवा और कौन बेहतर कह सकता है। जब वो वृद्धाश्रम में आई तो 5 से 6 महीने रो के कैसे गुजरे, वह तो केवल वो ही जानती है। वो असहाय सी, भारी और टूटे हुए दिल के साथ यहाँ वृद्धाश्रम में आई थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेटे और बहू ने हर कदम पर उसे अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हर तरह की अवहेलना की। उन चीजों की याद आते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो द्रुश के जोर से रोने लगी। तब प्रबंधक साहेब ने कहा कि माँ जी, पिछले 3 वर्षों से मैंने आपकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं देखा, लेकिन आज आपकी आंखों में यह आंसू क्यों है? ऐसा क्या है कि आप अपने बेटे और बहू का मुंह भी नहीं देखना चाहती हैं? और आप इसके बारे में हमें भी कुछ नहीं बताती हैं। आपके दिल में कुछ तो जरूर छुपा के बैठी हो। ऐसा लगता है कि आपके भीतर दर्द का एक महासागर है जिसे हम सभी अब तक नहीं जान पाए या नहीं देख पाए हैं। आसपास खड़े सब लोगों ने भी कहा, कमलाबेन, ऐसा क्या हुआ है
जिसके कारण आप इतने कठोर हो गए हैं और अब विह्वल हो रहे हैं। कमलाबेन आज सब कुछ स्पष्ट रूप से बता देना चाहती थी, क्योंकि उनके बेटे और बहू अक्सर उनके रुझते हुए घावों पर नमक छिड़कते रहते हैं, और उन लोगों का इस तरह बार बार यहाँ मिलने आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो सब कुछ भूलना चाहती थी, लेकिन बेटा और बहू वो यादों को फिर से ताज़ा कर रहे थे। इससे उन्हें बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने प्रबंधक साहब से कहा, बेटा आप जिसे इतना अच्छा बता रहे हो, सही में इसकी वास्तविकता कुछ और है, आप नहीं जानते। आज वे दोनों मेरे लिए केक साथ में लेकर आए हैं, लेकिन ये सिर्फ मात्र एक दिखावा है, क्योंकि सालों पहले इसी बहू ने मेरे चेहरे पर एक केक को मार दिया था। मेरे लिए तो सांस लेना भी मुश्किल था। मैं तो अपने घर में भी घूंट घूंट कर जी रही थी। मेरी शादी के 7 साल बाद ये बेटा पैदा हुआ था। उनके जन्म होने पर हम पति पत्नी खुशी से झूम उठे थे और प्रभु का बार बार धन्यवाद किया था। मेरे पति अन्य लोगों के खेतों में मजरी काम करते थे, पाए पाए बचाकर बहुत परेशानी के साथ पैसे बचाए थे ताकि बेटे को एक अच्छी शिक्षा दे सकें, और बेटे को एक अच्छी शिक्षा दी। हमने अनुभव किया था और जानते थे कि पैसे की कमी में जीना कितना मुश्किल होता है। यही कारण है कि हमने बेटे को एक अच्छी शिक्षा देकर अच्छी नौकरी के लिए सक्षम बनाया। जब बेटा अध्ययन करने के लिए शहर गया तो थोड़ा समय बाद उसे अधिक पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैं भी लोगों के घर जाकर घर सफाई, पोता मारना और बर्तन मांजना जैसे काम करती थी। उसी तरह पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत को पूरा किया था, और जैसे तैसे बेटे की शिक्षा पूरी हो गई थी। हमारी कड़ी मेहनत और इच्छा फली और एक दिन मेरे बेटे को भगवान की कृपा से नौकरी मिल गई। अब बेटे की शादी के लिए कई अच्छी मांगें आ रही थी, लेकिन बेटे को माधवी पसंद आए और उसकी पसंद के अनुसार ही उसकी शादी माधवी से करा दी गई। अब सोचा, बहुत सारे काम के लिए जीवन भर कड़ी मेहनत की है, अब खुशी के दिन आ गए हैं और दिन बीतने लगे। मगर बुढ़ापे के कारण पति को घुटने में दर्द शुरू हो गया, और दर्द बढ़ने से लोगों के वहां जो काम करते थे वो अब बंद करना पड़ा। मैंने भी कहा कि अब तक कड़ी मेहनत की है और बेटे को भी अच्छी नौकरी मिली है, तो भगवान की कृपा से घर की जो आय है उससे अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। और हमने सोचा कि एक घर बनाना है तो हमारे पास कुछ बचत है और कुछ पैसे की मदद यदि बेटा कर देगा तो हम पुराने घर को नया जैसा बना देंगे। हालांकि बेटे और बहू को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने घर बनाने से तो इनकार नहीं किया, लेकिन गुस्से में आकर कहा कि पिताजी आप काम पर क्यों नहीं जाते? आप अभी कितने साल के हैं जो घर पर हाथों पे हाथों रखकर आप इस तरह से बैठे रहेंगे तो हम घर के इतने खर्च कहाँ से निकालेंगे? घर कैसे चलेगा? बहू ने भी कहा कि हाँ माँ, मेरे पति अकेले कमा रहे हैं, और जैसे जैसे आपकी वृद्धावस्था बढ़ेगी तो आपकी दवाओं का खर्च भी बढ़ता रहेगा, तो कम से कम अपने खर्च जितना तो कमाएं ताकि आप अपनी दवाओं का खर्च तो उठा सकें। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और बेटे से कहा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपके पिता अपने घुटनों के दर्द के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं और आप काम पर जाने की बात करते हैं। अब आपके पिता की उम्र काम करने वाली नहीं है, बल्कि बैठकर खाने की है। ये सुनकर बेटा कुछ न बोला और नौकरी के लिए रवाना हो गया। लेकिन रसोई घर में बहू लंबे समय तक कुछ न कुछ बोलती ही जा रही थी। ये सब सुनकर मेरे पति ने मुझसे कहा, कमला हम एक काम करते हैं कि हम वापस गांव चले जाए। गांव में एक टूटा हुआ घर है और पूर्वजों से मिली हुई 2.5 बिंघा भूमि भी है। मैं इस भूमि को आपके नाम कर दूंगा। यदि भगवान न करे मैं इस दुनिया में नहीं रहूं, तो आपकी पैसे की जरूरतें, दवाया और अन्य जरूरतें जरूर पड़ने पर उसे बेचकर पूरा करने में सक्षम होंगी। मैंने कहा, आप एक ऐसी बात करते हैं? इतना अशुभ नहीं, शुभ बोलो। अगर आप ही यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी? कमलाबेन ने पति को थपका देते हुए कहा। लेकिन उनके पति ने इसकी बात नहीं मानी और काम का एक बहाना बनाया और गांव चले गए और घर और जमीन कमलाबेन के नाम पर कर दिया, क्योंकि आज जो हुआ वो देखकर उसके पति ने भविष्य में क्या हो सकता है वो सोच लिया था। उधर बेटे और बहू को इसका एहसास भी न था। इसके विपरीत वे तो बहुत खुश थे कि चलो माता पिता 10 दिनों के लिए तो गांव में चले गए।
लेकिन गांव से लौटने के कुछ ही दिनों बाद मेरे पति को अचानक सीने में दर्द हुआ और इलाज करने से पहले ही मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मुझे तो पता ही नहीं चला कि यह सब कैसे हुआ। वह जो कहते थे यही सच हुआ। पति की आकस्मिक मृत्यु मेरे लिए एक अप्रत्याशित कल्पना की तरह थी, इसलिए मेरी हालत रो रो कर बहुत बुरी हो गई। और इससे पहले कि मैं मेरे पति की मृत्यु के आघात से अभी बाहर आ जाऊं, मेरे बेटे और बहू का एक अलग रूप देखने को मिला। मेरे पति की मृत्यु के बाद अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि मेरा बेटा मेरे कमरे में आया और चिल्लाकर मुझे बताया कि तुम दिन भर बैठी रहो और बेचारी माधवी पूरे दिन काम में लगी रहे, तो आप कुछ घर का काम भी करो। अब जो चला ही गया है वह फिर कहाँ आने वाला है, इसलिए अब कमरे से बाहर निकलो और घरेलू काम में मदद करो। मेरा बेटे की यह बात सुनकर मैं चकरा गई और भीतर से पूरी तरह टूट गई। मेरा मन कर रहा था कि काश मैं भी पति के साथ इस दुनिया को छोड़ देती, लेकिन भगवान की इच्छा के सामने कहाँ किसकी चलती है। हालांकि बहू के इस तरह के असभ्य व्यवहार के कारण मेरा मन नहीं लगता था, फिर भी मैंने घर के कामों में समय बिताना शुरू कर दिया। मेरे बेटे और बहू का तो मेरे इस दर्द से कोई लेना देना ही नहीं था, वो तो केवल अपनी दुनिया में ही मस्त थे। मैं भी अपने दर्द को भूलने और एक साधारण जीवन जीने का प्रयास करने लगी। लेकिन एक दिन बहू ने घर पर ही अपने जन्मदिन की पार्टी रखी और अपनी सभी सहेलियों को घर पर बुलाया, जबकि मेरा जन्मदिन भी बहू के जन्मदिन के दिन ही था। मैंने घर के सभी सदस्यों के लिए भोजन भी तैयार कर लिया। बहू की सभी सहेलियों को घर पर आ गई थी। शाम होते आकाश भी कार्यालय से घर आ गया। केक काटने के समय बहू ने अकेले ही केक काट दिया। मेरे बेटे ने जन्मदिन पर बहू को उपहार में एक जोड़ी सोने का कंगन दिया। मेरी बहू ने खुशी जताई। मैं दूर एक कोने में खड़ी यह सब चुपचाप देख रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे। ये इसलिए नहीं है कि बहू को इतना महंगा उपहार दिया था, बल्कि इसलिए कि मेरे बेटे को मेरा जन्मदिन भी याद नहीं था। मैं ऐसा सोच ही रही थी कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा, जल्द करो, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। हम केक काटते हैं, पहले सभी को एक एक कोल्ड ड्रिंक दे दो, फिर इस केक को एक एक प्लेट में डाल के सभी को देना है। सभी के बीच में ये सुनकर मुझे लगा जैसे मैं एक नौकरानी हूँ, उसकी माँ नहीं। इसलिए मैंने साहपूर्वक उस दिन सभी लोगों को भोजन परोसने से मना कर दिया, सेवा करने से इनकार कर दिया और अपने कमरे में चली गई। मेरी इनकार करने से ये सुनने के बाद मेरे बेटे और बहू मेरे पीछे पीछे कमरे में आए और गुस्से में बोले, माँ ये सब क्या है, ये सब अच्छा लगता है क्या? आप मुंह लटका कर कमरे में बैठी हो, घर में बहुत सारे मेहमान हैं, उसका खाना पीना देखो। मैंने शांति से कहा कि वे सभी आपके मेहमान हैं, तो आप ही देखो, ये सब अब मेरे से नहीं होगा। तो मेरे बेटे और बहू को इस तरह काम करने से मेरा इनकार करना पसंद नहीं आया। तो बेटे ने गुस्से में कहा, माँ आपको ये क्या हुआ है? मैं बोली कि आज मेरा भी जन्मदिन है। इतना सुनते ही बहू चिल्लाए और बोली, ओह आज ये वृद्धा का भी जन्मदिन है और उसका केक नहीं काटा गया तो वह चीर गई है। कोई बात नहीं, मैं इस कमरे में ही एक केक लाती हूँ और यहाँ उसकी केक काटती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मैं केक काटना नहीं चाहती। मैंने पहले भी कभी अपने जन्मदिन पर केक नहीं काटी है। फिर भी बहू एक कटा हुआ केक के साथ रूम में आए और जबरन मेरे पूरे मुंह को केक से भर दिया। मैंने कहा, तुम ये क्या कर रही हो? आपने तो केक को मेरी नाक में भर दिया और मुझे सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। तो बहू बोली, क्यों माँ, आपको तो केक काटना और जन्मदिन मनाने का बहुत शौक है ना? तो मैंने केक काटकर आपके चेहरे पर डाल दिया। आजकल बच्चे इस तरह से ही जन्मदिन मनाते हैं और केक काटते हैं और इसे चेहरे पर डालते हैं। मैं यही कर रही हूँ। मैंने बेटी से कहा, मुझे आंख से कुछ भी नहीं दिख रहा है और जलन भी हो रही है। तो बेटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाथरूम में ले गया और कहा, यह पानी की एक बाल्टी है, जल्द ही अपना मुंह धो लो और बाहर काम करना शुरू करो। लेकिन मैंने अपना मुंह धोया और मेरे कमरे में जाकर बैठ गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तो मेरे बेटे और बहू ने मुझे बहुत गलत सही सुनाए रखा और मैं सुनते सुनते ही सो गई। मगर सुबह तक में तो वे दोनों ने मुझे वृद्धाश्रम में भेजने की तैयारी कर ली थी। मेरा बेटा मेरे पास आया और कहने लगा कि चलो माँ, यदि अगर आप यहाँ कुछ भी काम नहीं करती हैं तो इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। बेटे और बहू की यह बात सुनकर मैंने अपने मन को मना लिया कि अगर मुझे वृद्धाश्रम में रहना होगा तो भी मैं यहाँ बेटे और बहू की नौकरानी के रूप में तो कभी नहीं रहूंगी। ऐसा सोचकर मैंने वृद्धाश्रम में रहना स्वीकार कर लिया। मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। यहाँ आने के करीब 1.5 साल बाद गांव के किसी व्यक्ति ने मेरे बेटे को फोन पर बताया कि शहर का विकास गांव तक पहुंच गया है
और आपकी जमीन तो सड़क के निकट मौके पर ही है। उसकी कीमत अब तो करोड़ों की है। लोगों ने जमीन बेचना शुरू कर दिया है। यदि आप बेचना चाहते हैं तो खरीदार हैं। सोचकर बताना। ये जानकर मेरे बेटे और बहू इतने हर्षित हुए कि मानो जैसे कि लॉटरी लग गई। दोनों ने मिलकर जमीन बेचने का फैसला कर दिया और अगले ही दिन गांव पहुंच गए। लेकिन गांव में जांच करने के बाद ये पता चला कि उसके पिताजी ने तो अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी मां के नाम पर जमीन करा ली थी, इसलिए वो जमीन वर्तमान में मेरे नाम पर है। ये जानकर बेटे और बहू के पैर नीचे से जमीन फिसल गई। उन्होंने आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखा और सोचा अब क्या होगा। बेटा और बहू अपना मुंह लटकाकर घर लौट आए। लेकिन जमीन की उच्च लागत को जानने के बाद बूढ़ी मां के बारे में सोचना भी शुरू कर दिया ताकि जमीन बेचकर कैसे पैसे मिल सके। इस बीच बेटी को एक विचार आया कि उनके यहाँ इस दुनिया में कुछ दिनों के बाद एक बच्चा आ रहा है। हम इस बहाने ही बूढ़ी मां को यहाँ जरूर ला सकते हैं। अपने पोते या पोते की अच्छी खबर सुनकर बूढ़ी मां सब कुछ भूलकर यहाँ हमारे घर पर आने के लिए जरूर मान जाएगी। और कुछ ही समय बाद मेरे बेटे के घर पर बेटा का जन्म हुआ। अब उन्हें मुझे वृद्धाश्रम से ले जाने का बहाना मिल गया। इस प्रकार उन्होंने मुझे वृद्धाश्रम से घर ले जाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने इसे अच्छी तरह से समझ लिया था, क्योंकि पहली मुलाकात के दौरान ही बहू ने शहर के विकास की बात मुझे की थी। मुझे ये भी पता था कि बेटा और बहू उन्हें घर क्यों ले जाना चाहते हैं, और अब उन्हें अपने बेटे की देखभाल करने के लिए एक माँ की आवश्यकता है, क्योंकि एक माँ के रूप में उसे मुफ्त में आया भी मिल जाएगी। इस प्रकार मेरे बेटे और बहू इस वृद्धाश्रम में मेरे पास अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु ही बारंबार आते थे, न कि केवल मुझे मान सम्मान प्रेम देने और मैं एक सुखरूप एक खुशहाल जीवन जी सकूं इस भावना से लेने आते थे। यही कारण है कि प्रबंधक साहब, मैं मेरे बेटे और बहू के पास कभी भी नहीं जाना चाहती थी। आप सभी को लगता है कि मेरे बेटे और बहू मुझे सम्मान और अच्छी जिंदगी देने के लिए वे मुझे घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वे सिर्फ मेरे नाम पर की गई जमीन को बेचकर पैसे लेना चाहते हैं और अपने बेटे को रखने के लिए मुफ्त आया के रूप में पैसे बचाने के लिए ही मुझे ले जाना चाहते हैं। और जैसे ही उनका काम पूरा हो जाएगा वे तुरंत मुझे दूध से मक्खी को हटाते हैं, इसी तरह मुझे भी बाहर निकाल देंगे। मैं अब बार बार अपमानित नहीं होना चाहती। अब इस वृद्धाश्रम को ही मैंने मेरा घर माना लिया है और मैं अपनी आखिरी सांस तक यहाँ ही रहूंगी। कमलाबेन की यह कहानी सुनकर और सत्य हकीकत की सच्चाई जानने के बाद प्रबंधक साहब की आंखों में भी आंसू आ गए। वहां बैठे सभी लोग भी भावुक हो गए। अपनी आंखों में आंसू के साथ उन्होंने कमलाबेन को कहा कि हमने आपको गलत समझा था, लेकिन आज के बाद कोई भी आपको कुछ भी नहीं कहेगा। आप यहाँ आराम से रहो, हम सभी अब आपके साथ हैं। तब कमलाबेन ने जवाब दिया कि आप सबका कोई भी कसूर नहीं है, आपने जो अपनी आंखों से देखा वो ही कहा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। इस तरह 2 और महीने बीत चुके। फिर एक दिन कमलाबेन का बेटा और बहू उसे लेने के लिए वापस आ गए, क्योंकि उन्हें जमीन के पैसे मिलने का प्रलोभन था। लेकिन इस बार प्रबंधक भी उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही उन्होंने उन दोनों को देखा तो पुलिस को फोन करके सूचित कर दिया। इस बीच कमलाबेन का बेटा और बहू मैनेजर के पास पहुंच गए और कहा, साहब, मेरी माँ कहाँ है? आज हम किसी भी प्रकार माँ को वृद्धाश्रम से घर ले जाएंगे। आज प्रबंधक साहब ने कमलाबेन के बेटे और बहू का वास्तविक रूप देखा कि वे अब भूमि के पैसे के लालच में कुछ भी करने के लिए आमादा थे। उसी समय कमलाबेन को अपने कमरे में जाते हुए देखकर बेटा जल्द ही भागकर उसके साथ हो गया और जबरदस्ती कमलाबेन का हाथ पकड़कर खींचकर उसे कार के पास ले गया और कहा, मैं आपको 10 बार समझाने आया था, लेकिन आपने न माना। आज मैं आपको मजबूर करके भी साथ ले जाऊंगा। उसी समय पुलिस भी वहां पहुंची। इस प्रकार पुलिस को सामने देखकर कमलाबेन का बेटा और बहू वास्तव में स्तब्ध थे। तब पीछे से प्रबंधक साहब ने कहा कि साहब, मैंने ही आपको फोन किया था। ये लोग लंबे समय से एक बूढ़ी औरत को बार बार परेशान कर रहे हैं और आज उसकी इच्छा के खिलाफ जबरन वह उसे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। एक पल की भी देरी किए बिना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तब कमलाबेन के बेटे ने चिल्लाकर कहा कि माँ, आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। आप लाखों की भूमि को लेकर कहाँ जाएगी? वैसे भी आपके पैर अभी मकबरे में लटक रहे हैं। आज मैं नहीं तो कल ये जमीन मेरी ही होगी। मैं देखता हूँ मुझे इस भूमि लेने से कौन रोकता है। कमलाबेन ने कहा, बेटा, मैं पहले से ही जमीन लेने के आपके इरादे को जान गई थी। यही कारण है कि जमीन बेचने के लिए मैं कल गांव जा रही हूँ।
मैं इस भूमि बेचने पर आने वाले सभी पैसे को वृद्धाश्रम में लगा दूंगी, क्योंकि इस दुनिया में आप जैसे कई नालायक और बेटे हैं जो अपने माता पिता को बेघर करके उनकी संपत्ति पर ही मौज मस्ती करते हैं। वैसे वृद्धों के लिए मैं इस वृद्धाश्रम में अधिक कमरे और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करूंगी, लेकिन मैं आपको इसमें से एक पाई भी नहीं दूंगी। ये सुनकर उसका बेटा चिल्लाया और कहता है, मत, तू ऐसा नहीं कर सकती। उस समय कमलाबेन ने अपने बेटा के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और इंस्पेक्टर से बेटे और बहू को अपनी आंखों के सामने से दूर ले जाने के लिए कहा। पुलिस बेटे और बहू को लेकर चली गई। कमलाबेन ने अपने गांव की जमीन बेच दी और जो पैसे आए वो सब वृद्धाश्रम को दे दिए, जिससे सुविधा से सजा एक नया वृद्धावस्था निर्मित किया और वह खुद सबके साथ प्रसन्नता और खुशी से उस वृद्धाश्रम में रहने लगी। आप मुझे बताओ कि इस कहानी को आप कैसे महसूस करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक और साझा करें। इस चैनल की सदस्यता लेने का अनुरोध है। तो चलो फिर से एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।